हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूबरक्लोसिस। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आ सकता है। ठीक है, तो क्या होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स। ठीक है, उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? एक तो आता है ट्यूबरक्लोसिस बोविस अफ्रीकन्स कैनेटी माइक्रोटी कैप्री। तो ये हो गया एमटीबी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से आते हैं। फिर उसके बाद मेजर कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ठीक है, मेजर कॉज ऑफ डेथ होता है यूजली इफेक्ट लंग, मेनली तो लंग्स को इफेक्ट करता है। ऑल्दो अदर ऑर्गन ऑल्सो इन्वॉल्व, दूसरे ऑर्गन भी इन्वॉल्व रहते हैं। ठीक है, एम टी बी इज एसिड फास्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई कंटेंट ऑफ माइकोलिक एसिड। ठीक है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल। एसिड फर्स्ट क्यों होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइकोलिक एसिड और इंटीग्रिटी ऑफ सेल वॉल के कारण। ठीक है, फिर अगला आता है नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड वीकली ग्राम पॉजिटिव ऑब्लिगेट एरो। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होगी कौन कौन सी? नॉन मोटाइल नॉन स्पोरिंग नॉन कैप्सुलेटेड वीकली ग्राम पॉजिटिव ऑब्लिगेट एरो। फिर समटाइम्स वो ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म्स रिजेंबलिंग विद द फंगल माइसीलियम। कभी कभी इसमें ब्रांचिंग फिलामेंटस फॉर्म देखते हैं जिससे कि फंगल माइसीलियम की तरह ये दिखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में माइकोबैक्टीरिया को तीन में डिवाइड किया। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स, एम लैम्परी, नॉन ट्यूबरकुलर माइकोबैक्टीरिया। तो तीन में डिवाइड किया। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स में क्या क्या था अपन डिस्कस कर लिया। माइकोबैक्टीरियम लैम्परी अपन लेप्रोसी डिस्कस कर ही चुके, और नॉन ट्यूबरकुलस माइकोबैक्टीरिया एंड में देखेंगे इस वीडियो के। ठीक है, फिर आता है एंटीजेनिक स्ट्रक्चर। तो एंटीजेनिक स्ट्रक्चर में दो टाइप्स के स्ट्रक्चर आते हैं, एक तो सेल वॉल से रिलेटेड और एक साइटोप्लाज्म। तो जो सेल वॉल वाले स्ट्रक्चर हैं वो इनसॉल्यूबल होंगे और जो साइटोप्लाज्म वाले हैं वो सॉल्यूबल। ठीक है, तो सेल वॉल वाले में माइकोसाइट्स, माइकोलिक एसिड, अरिबिनोगैलेक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपो अरिबिनोमेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये सब जो हैं ये अपने सेल वॉल इनसॉल्यूबल एंटीजन में आ जाएंगे। सेल मेम्ब्रेन नहीं, मतलब ये सारे जो हैं माइकोसाइट, माइकोलिक एसिड, अरिबिनोगैलेक्टिन, पेप्टाइडोग्लाइकेन, लाइपोराइनोमेन। ठीक है, और साइटोप्लाज्म में अपना आ जाएगा एंटीजन 5, एंटीजन 6 और एंटीजन 60। ठीक है, तो ये सब आ जाएंगे। फिर नेक्स्ट आता है विलेंस फैक्टर। तो विलेंस फैक्टर में एक तो आता है कॉर्ड फैक्टर। फिर नेक्स्ट आता है लैम लाइबो अरिबिनोमेनिन। ये क्या करता है? हेल्प इन अटैचमेंट। और लैम एंटीजन डिटेक्ट इन यूरिन। इसका जो एंटीजन आता है वो यूरिन में डिटेक्ट होता है। प्रिवेंट फेगोलाइजोसोमल फ्यूजन, ये सबसे मेन काम है जो पैथोजेनेसिस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर अगला आता है हीट शॉक प्रोटीन। ठीक है, तो ये तीन विलेंस फैक्टर। फिर नेक्स्ट आता है पैथोजेनेसिस में। तो पैथोजेनेसिस सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है? एक तो ह्यूमन है और मिल्क जो कि बोइन से आता है। ठीक है, फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयरबॉर्न है। ठीक है, इनहेलेशन ऑफ एरोसोल विच इज़ जनरेटेड वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। तो जो इन्फेक्टेड पर्सन है जो ट्रांसमिट कर सकता है टीबी, उसके कफिंग और स्नीजिंग करने से जो एरोसोल जनरेट होंगे उससे हो सकता है। ठीक है, जो एरोसोल है टाइनी ड्रॉपलेट लेस देन 5 माइक्रोमीटर, और वो विच में सस्पेंडेड फॉर आवर्स, बहुत देर तक वो सस्पेंड रह सकते हैं एयर में। ठीक है, फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या? स्पूटम पॉजिटिव पेशेंट ट्रांसमिट मोर इफिशिएंटली देन नेगेटिव पर्सन। तो जो स्पूटम पॉजिटिव पर्सन है नेगेटिव पर्सन के कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव ट्रांसमिशन करेगा। ठीक है, बेसिलरी लोड कितना होना चाहिए स्पूटम में कि वो ट्रांसमिट कर सके? जब 10⁴ बेसिलाई पर ml होगा स्पूटम में, तभी वो इफेक्टिव ट्रांसमिशन कर पाएगा। ओवर काउंटिंग वाली प्लेसेस में ज़्यादा रिस्क है टीबी होने का। अगर किसी की सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कम है तो उसमें टीबी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और उसके साथ अदर कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे इसमें ट्रांसप्लांटेशन हो रखा है, स्मोकिंग, रीनल फेलियर, इन सब कंडीशन में उसको टीबी होने की चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, अब होता कैसे देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई ट्यूबरकल बेसिलाई आर इनहेल। तो जो एरोसोल से अपन ने जो बेसिलाई उसको इनहेल कर लिया। फिर जो बेसिलाई है वो एल्वेलाई में पहुंच जाएगा। ठीक है, वहाँ पर जो मैक्रोफेज है उसका फेगोसाइटोसिस होगा उनका। ठीक है, मतलब बेसिलाई का फेगोसाइटोसिस हो गया। ठीक है, और वो फेगोसाइटोसिस एनहेंस्ड बाई कॉम्प्लीमेंट C3b मीडिएटेड ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बेसिलाई। ठीक है, इससे वो हो जाएगा एनहेंस हो जाएगा उसका फेगोसाइटोसिस। ठीक है, फिर अब वो फेगोसाइटो तो हो गया, फिर लेकिन सर्वाइवल कैसे होता है? सर्वाइवल इनसाइड द मैक्रोफेज। तो उसका सर्वाइवल हो जाता है, कैसे होता है? जो लैम था लाइबो अरिबिनोमेनिन, वो वो कर देगा प्रिवेंशन ऑफ फेगोलाइजोसोमल फ्यूजन। तो फेगोलाइजोसोमल फ्यूजन को प्रिवेंट कर देगा कैसे? बाई इनहिबिट द इंक्रीज ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम। इंट्रासेलुलर कैल्शियम को इनहिबिट कर देगा। ठीक है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देगा कैल्शियम को इंट्रासेलुलरली। ठीक है, और फिर
इससे क्या होगा, इसने फेगोलाइसोमल फ्यूजन को इसने वो कर दिया, इनहिबिट कर दिया, जिस वजह से उसका फेगोसाइटोसिस नहीं हो पाया। तो फेगोसाइटोसिस नहीं हुआ तो जो बेसिलाई है वो इजीली ग्रो कर पाएगा। तो बेसिलाई हैप्पीली रेप्लिकेट इनसाइड द मैक्रोफेज, तो आसानी से रेप्लिकेट करेगा। मैक्रोफेज रप्चर एंड रिलीज बेसिलरी कंटेंट विच इन्फेक्ट अदर अनइन्फेक्टेड फेगोसाइट एंड साइकिल कंटिन्यू। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस अब ऐसे फैल जाएगा वो कि वो मैक्रोफेज जो है वो रप्चर हो जाएगा और जो बेसिलरी कंटेंट है वो रिलीज होगा और फिर अदर वो मैक्रोफेज को इन्फेक्ट करेगा और ऐसे ही ग्रो करता जाएगा। ठीक है, तो ये पैथोजेनेसिस। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो इसमें दो टाइप से मैनिफेस्ट हो सकते हैं, एक तो पल्मोनरी टीबी और एक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। तो जो पल्मोनरी टीबी है 60 से 90% केसेस में मिलता है और बाकी केसेस में एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी टीबी को भी दो टाइप में डिवाइड किया है, एक तो प्राइमरी पल्मोनरी टीबी और एक पोस्ट प्राइमरी या फिर सेकेंडरी पल्मोनरी टीबी। ठीक है, तो प्राइमरी पल्मोनरी टीबी में इनिशियल एक्सोजीनस इन्फेक्शन विद ट्यूबरकल बेसिलाई, सबसे मतलब फर्स्ट टाइम इन्फेक्शन हो उससे, या फिर एक्सोजीनस री इन्फेक्शन जो सेकेंडरी में फिर से नया इन्फेक्शन हुआ है, या फिर जो पहले से इन्फेक्शन था उसका रीएक्टिवेशन हो गया। ठीक है, तो प्राइमरी सेकेंडरी में डिफरेंस। फिर कौन सी एज ग्रुप को, ये चिल्ड्रन से मेनली प्राइमरी और सेकेंडरी में एडल्ट्स में मेनली इफेक्ट करता है। कौन सा पार्ट लंग का इफेक्ट होता है, तो लोअर लंग्स जो है वो प्राइमरी मेनली इफेक्ट होता है और जो अपर लोब है वो सेकेंडरी में। फिर लीजन कौन कौन से बनती है इनिशियल साइड में, तो फाइब्रोटिक नोडुलर लीजन आर फॉर्म जिसको गॉन्स फोकस बोलते हैं, तो प्राइमरी में ये बनेगा। हेमेटोजेनस सीडलिंग इन द एपेक्स ऑफ लंग्स कॉल्ड सिमन्स फोकस, तो सिमन्स फोकस इसमें बनेगा और गॉन्स फोकस फर्स्ट में बनेगा। रीएक्टिवेटेड सिमन फोकस विद सेंट्रल कीजिएशन, इसको एसमैन फोकस बोलते हैं, तो सिमन्स फोकस एसमैन फोकस सेकेंडरी में और इसमें गॉन फोकस। फिर लिम्फ नोड, तो गोन फोकस विद एसोसिएटेड हाइलर लिम्फ एडिनोपैथी इज कॉल्ड प्राइमरी कॉम्प्लेक्स, तो ये हाइलर लिम्फ नोड से एसोसिएशन हो जाता है इसका, तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और इसमें लिम्फ नोड से इन्वॉल्वमेंट अनयूजुअल रहता है। ठीक है, फिर क्लिनिकल फीचर में प्राइमरी वाले में मेनली एसिम्टोमेटिक देखेगा, पर इसमें कुछ कुछ सिम्टम्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे फीवर, प्रोडक्टिव कफ, है ना, चेस्ट पेन, नाइट स्वेटिंग, वेट लॉस, ये सब मिल सकते हैं। ठीक है, पर सेकेंडरी में क्या होगा कि लीजन, अंडरलाइंग नेक्रोसिस एंड टिश्यू डिस्ट्रक्शन लीडिंग टू द कैविटी फॉर्मेशन, तो इसमें कैविटी फॉर्मेशन हो सकती है लंग्स में। ठीक है, क्यों, क्योंकि नेक्रोसिस, टिश्यू डिस्ट्रक्शन हो रहा है बेसिलाई के इन्फेक्शन की वजह से, और जो सिम्टम्स हैं वो सिमिलर है प्राइमरी की तरह बट मोर प्रोनाउंस्ड, सेकेंडरी में ज़्यादा सिम्टम्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, फिर फेट क्या है डिजीज़ का, मेजोरिटी ऑफ केसेस में लीजन हील स्पॉन्टेनियसली, तो जो धीरे धीरे करके प्राइमरी वाले केस में धीरे धीरे लीजन अपने आप हील कर जाता है और जो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स है वो कैल्सीफाइड हो जाएगा, उसको बोलेंगे अपन रेंके कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये गॉन फोकस और रेंके कॉम्प्लेक्स प्राइमरी में याद रखना है। फिर उसके बाद सेकेंडरी में क्या होता है, नेक्रोटिक मटेरियल ब्रेक्स इनटू द एयरवे एंड लीडिंग टू, तो अब जो नेक्रोटिक मटेरियल है जिस सेकेंडरी इन्फेक्शन में वो ब्रेक होगा और क्या क्या करेगा, तो ब्रोंकोजेनिक स्प्रेड टू द सेम और अपोजिट लंग फॉर्म सैटेलाइट लीजन विच कोएल्सेंस प्रोड्यूसिंग केजिएटिक निमोनिया, तो जो नेक्रोटिक मटेरियल है जो रिलीज हो रहा है तो वो सेम लंग में या फिर दूसरे लंग में इन्फेक्शन कर देगा। एक्सपेक्टोरेशन ऑफ बैक्टीरियल लिडन स्पूटम। ठीक है, फिर हेमेटोजेनस स्प्रेड लीडिंग टू सीडलिंग ऑफ बेसिलाई इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी एंड ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन, तो अगर इसका हेमेटोजेनस ब्लड में बेसिलाई पहुंच गया तो दूसरे पार्ट्स में भी ये टीबी फैल सकती है, तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी अपन को दिख जाएगा उसमें। ठीक है, और ये स्पॉन्टेनियसली मतलब हील नहीं होती है, टाइम लगता है। फिर एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी में मोस्ट कॉमन ऐसे अपन देखें तो सबसे पहले लिम्फ नोड में होता है, फिर प्लूरल है, फिर जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्ट, मतलब टीबी कहीं भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कहीं भी मतलब कहीं भी। ठीक है, सीएनएस में अपन को मेनिंजाइटिस और ट्यूबरकुलोमा से अपन को इसके सिम्टम्स देखेंगे। स्किन में स्क्रोफुलोडर्मा और ल्यूपस वल्गैरिस, ये अपन को दिखते हैं सिम्टम्स उसमें, स्किन में अगर टीबी हुई तो ल्यूपस वल्गैरिस में एप्पल जेली नोड्यूल आर फॉर्म्ड ओवर द फेस ऑफ फीमेल्स। ठीक है, जीआईटी भी इन्वॉल्व हो सकता है टीबी में। स्केलेटन टीबी होता है, वेट बियरिंग जॉइंट्स सच एज स्पाइन, हिप एंड नीज, ये इन्वॉल्व हो जाएंगे। ठीक है,